हेलो, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हो आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? उम्मीद है कि आप लोग अपनी तैयारी के अच्छे फेज से गुजर रहे हो। इसी तैयारी को आपको कंटिन्यू करना है 20-22 दिन तक और आगे। हाँ, उसके बाद में आपकी एग्जाम हो जाएगी। तो आज अपन क्लास बात करेंगे क्लास 8th की, 8वीं क्लास की कंप्यूटर साइंस की जो है उसके सारे के सारे क्वेश्चन आपको आज की क्लास में मिलेंगे। तो अपन ने सीरीज स्टार्ट की थी कि आरबीएससी की जो कंप्यूटर साइंस की बुक थी वो एमसीक्यू कवर कराने की, कि अपन लगभग अंतिम पड़ाव में है। एक लेक्चर और मिलेगा आपको, जो क्लास 12th का अपना मिसिंग है वो कल आपको मिल जाएगा। हाँ, उसके बाद में अपनी 6 से लेकर 12 तक की पूरी जो कंप्यूटर विज्ञान की किताबें हैं, सारी की सारी किताबों के एमसीक्यू आपको अवेलेबल हो जाएंगे। हाँ, तो क्लास 12th जो कल की क्लास होगी वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नए क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्लास 12 से ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, बाइनरी संख्या प्रणाली का मूलांक होता है। बताओ, देखिए बाइनरी संख्या प्रणाली का मूलांक होता है, देखो क्या लिखा है। कौन सी संख्या प्रणाली है आपके पास? बाइनरी संख्या प्रणाली का मूलांक का मतलब होता है आधार। क्या होता है उसका आधार? कितना होता है? देखो, संख्या प्रणाली कंप्यूटर में 4 तरह की संख्या प्रणाली होती है। पहली होती है आपके पास बाइनरी संख्या प्रणाली, दूसरी होती है आपके पास ओक्टल संख्या प्रणाली, तीसरी है आपके पास दशमलव, दशमलव को डेसिमल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डेसिमल। और चौथा है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल। 4 तरह की संख्या प्रणालियों का अपन उपयोग करते हैं कंप्यूटर में। जो बाइनरी संख्या प्रणाली रहती है उसका आधार कितना रहता है? 2 रहता है। ओक्टल का आधार 8 रहेगा, डेसिमल का 10 रहेगा, और हेक्साडेसिमल का कितना रहेगा? 16 रहेगा। ये आपको चारों की चारों संख्या प्रणालियों के आधार आपको याद करने हैं। देखो, आधार का ये मतलब है, बाइनरी का आधार 2 है, इसका मतलब ये होगा कि बाइनरी संख्या प्रणाली में 2 ही अंक होते हैं। कौन कौन से? 0 और 1। ओक्टल में आधार 8 है, मतलब कुल अंक कितने होंगे? 8। कौन कौन से? 0 से लगा के 7 तक। इसी तरीके से दशमलव, दशमलव में कुल 10 अंक होंगे, 0 से लगा के 9। हेक्साडेसिमल में कुल अंक कितने होंगे? 16। 0 से लगा के 9, ये हो गए 10 अंक। उसके बाद में लगा के एफ तक कुल अंक कितने हो गए? 16। चलो, तो इसका आंसर क्या हो गया? बाइनरी का आधार क्या होता है? 2। अगला सवाल, दशमलव संख्या प्रणाली का, दशमलव संख्या प्रणाली का आधार क्या होता है? अभी बताया था दशमलव संख्या प्रणाली का आधार कितना होता है? 10। अब देखो, आपको पहचान कैसे करोगे कि जो संख्या लिखी गई है वो कौन से संख्या प्रणाली में है? देखो, जैसे मैंने लिखा है 101, फिर कोष्टक लगूंगा, उसके बाद में यदि मैंने बाहर 2 लिख दिया, इसका मतलब ये कौन सा है? इसका आधार 2 है। आधार 2 है मतलब ये कौन सा है? बाइनरी संख्या पद्धति। मान लो फिर मैंने लिखा है 101 और उसके बाद में आधार लगा दिया 10, तो ये कौन सी संख्या पद्धति है? दशमलव। बाहर जो कोष्टक लगे रहेगा, कोष्टक के बाद में जो संख्या रहेगी नीचे की तरफ, उससे आपको पहचाना है कि आधार कौन सा है। अगला सवाल, 25। देखो 25 जो कि दशमलव संख्या पद्धति में, इसको आपको बाइनरी में बदलना है। ये आपके 8वीं क्लास में सवाल दे रखे हैं, ऐसे 2 सवाल दे रखे हैं कि आपको एक संख्या दी हुई रहेगी वो जो दशमलव संख्या पद्धति में रहेगी, और उसको आपको बाइनरी में बदलना है। ये सवाल ये कह रहा है कि दशमलव संख्या पद्धति में यदि अपन 25 लिखते हैं तो उस 25 को बाइनरी संख्या पद्धति में अपन कैसे लिखेंगे, है ना? तो देखो, दशमलव से बाइनरी संख्या पद्धति आपको आनी चाहिए। ये दशमलव संख्या पद्धति वो संख्या पद्धति है जो अपन यूज में लेते हैं, जो अपन गणित का काम में लेते हैं, वो कौन सी संख्या पद्धति है? वो दशमलव संख्या पद्धति है। इसको किस में बदलना है आपको? बाइनरी में बदलना। बहुत आसान है, इसके लिए आपको 2 का पाड़ा आना चाहिए। देखो 25 लिखा हुआ है, आपको 2 का पाड़ा आना चाहिए, और यहां पे मैं लिख रहा हूं शेषफल। देखो 25 में किसका भाग देना है? 2 का भाग देना है। इसमें किसका भाग देना है? 2 का। एक बार भाग गया 0, फिर उतारा 5 को, कितनी बार गया? 2 बार। 4। शेषफल कितना बचा? 1। भाग कितनी बार गया? 12 बार। 12 यहां पे लिखना है, यहां पे लिख दिया। शेषफल कितना बचा? 1। शेषफल को कहां पे लिखना है? यहां पे लिखना है। फिर आपको 12 में किसका भाग देना है? 2 का भाग देना है। 2 भाग 12 में किसका भाग दोगे? 2 का। कितनी बार गया? 6 बार। 6 दूनी कितने होते हैं? 12। शेषफल कितना बचा? 0। भाग कितनी बार गया? 6। यहाँ पे लिख दिया। शेषफल कितना बचा? 0। 0 आपने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में फिर 6 में भाग दोगे आप। किसका भाग देना है आपको? 2 को भाग देना है। 3 बार गया, 3 दूनी 6। शेषफल कितना बचा? 0। शेषफल आपके पास बचा 0, और भाग कितनी बार गया? 3 बार, तो 3। फिर 3 में भाग देना है 2 का। देखो 3 में भाग 2, 2 का। एक बार भाग गया, शेषफल कितना बचा? 1। शेषफल बचा 1, और कितनी बार भाग गया? 1 बार। अब 1 में 2 का भाग नहीं जाता है, तो यहीं पे रुकना है आपको। अब देखो, नीचे से आपको ऊपर आना है। सबसे पहले मेरे को क्या मिला? 1। मैंने लिख दिया 1। चलो, 1 के बाद फिर 1 मिला,
फिर क्या मिला मेरे को, 0 मिला, फिर क्या मिला 0, फिर क्या मिला 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो किसी भी कोई भी संख्या आपको दे रखी है दशमलव संख्या पद्धति में और उसको बाइनरी में बदलना है तो बहुत आसान है, उसमें आपको 2 का भाग लगातार देना है। यहाँ पे एक शेषफल का कॉलम है, यहाँ पे शेषफल रखना है और जितनी बार भाग जाता है उस संख्या को यहाँ पे रखना है। यहाँ पे वो संख्या जिससे कम आ जाए, जैसे 2 से कम 1 आ गया, भाग नहीं जा रहा, वहीं पे रुकना है और नीचे से ऊपर आना है। सबसे पहले 1, फिर 1 0 0 1, 1 1 0 0 1, ये इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के संदर्भ में आपको ये पता करना है कि कौन सी संख्या प्रणाली नहीं है, कौन सी संख्या प्रणाली नहीं है। कंप्यूटर के संदर्भ में 4 संख्या प्रणाली अपन ने पढ़ी थी, आपको ये पता करना है कि इनमें से कौन सी नहीं है। हेक्साडेसिमल होती है जिसका आधार कितना रहता है, 16। बाइनरी होती है जिसका आधार कितना रहता है, 2। ऑक्टल होती है जिसका आधार कितना रहता है, 8। तो रोमन प्रकार की कोई भी संख्या प्रणाली अपने पास नहीं होती। अगला सवाल, दशमलव संख्या, दशमलव संख्या 10 का बाइनरी समतुल्य क्या है। ये बोल रहा है कि 10 जिसका आधार कितना है, 10 है, दशमलव में है, उसको आपको बाइनरी में लिखना है। आपको ये पता करना है कि 10 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं। सेम जो भी सवाल किया था 25 वाला, सेम वैसे ही करेंगे। देखो 10 आपको बाइनरी में बदलना है इसको, तो किसका भाग देना पड़ेगा, 2 का भाग देना पड़ेगा और यहाँ पे जो आएगा कॉलम वो आएगा शेषफल। देखो 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 5 बार, 5 दूनी 10, शेषफल कितना बचा मेरे पास, 0, तो यहाँ पे लिख दिया 0। भाग कितनी बार गया, 5 बार, तो यहाँ पे लिख दिया। फिर आपको 2 का भाग देना है, फिर 5 में 2, 2 का भाग, कितनी बार गया, 2 बार, 2 दूनी 4, शेषफल कितना बचा, 1, 1 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। भाग कितनी बार गया, 2 बार, फिर 2 का भाग 2 में चला जाएगा, फिर आपको देना है 2 का भाग 2 में। कितनी बार गया, 1 बार, 2 एकम 2, शेषफल कितना बचा, 0, तो आपने 0 को क्या लिख दिया यहाँ। और भाग कितनी बार गया, 1 बार, आपने लिख दिया 1। अब नीचे से क्या आना, आपको ऊपर आना, ये दिख रहा है सही, थोड़ा इधर लिखो, दिख रहा होगा ना, नीचे से ऊपर आना आपको ना। तो क्या मिला मेरे को, 1 0 1 0, आंसर क्या हो जाएगा 1 0 1 0, डी ऑप्शन। आगे चलो इसमें ये देखो, मान लो गलती से परीक्षा में ऐसा सवाल आ जाए कि कोई भी संख्या दे रखी है, जैसे आपको 25 दे रखा था ना, इसका आधार कितना था, 10, मतलब ये दशमलव में है और इसको किस में बदलना था, बाइनरी में। बाइनरी में बदलना आसान था, 2 का भाग देना था। मान लो सवाल ऐसा आ जाए कि 25 को आपको ऑक्टल में बदलना है, तो क्या करोगे, उस समय आपको 8 का भाग देना पड़ेगा। 25 में किसका भाग देना पड़ेगा, 8 का। यदि 25 को आप ऑक्टल में बदलना चाहते हो तो 25 में किसका भाग दोगे, 8 का। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, शेषफल। 25 में 2, 8 का भाग, 3 बार गया, कितना आ गया, 24। शेषफल कितना बचा मेरे पास, 1, शेषफल को मैंने लिख दिया 1। भाग कितनी बार गया, 3 बार गया। अब देखो 8 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि 3 छोटा है, तो नीचे से क्या आना, ऊपर। आंसर हो जाएगा इसका, समझ में आ रहा है। मान लो आपको पूछे इसमें हेक्साडेसिमल 16 में पूछे तो 16 का भाग देना है और नीचे से क्या आना, ऊपर। उसके बाद में जो भी संख्या आएगी वो उसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, स्प्रेडशीट में देखो, स्प्रेडशीट के सबसे पहले सेल का रेफरेंस क्या होता है। रेफरेंस का मतलब होता है उसका एड्रेस क्या होता है ना, रेफरेंस का मतलब क्या है, उसका एड्रेस क्या होता है या फिर उसका नाम क्या होता है। आपको ये बताना है स्प्रेडशीट के पहले सेल का रेफरेंस क्या होता है। ये देखो, ये स्प्रेडशीट है, इसमें ये जो लिखे गए ए बी सी डी ई एफ, इन्हें क्या बोला जाता है, स्तंभ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्तंभ बोला जाता है। स्तंभ या फिर दूसरा नाम है कोलन बोला जाता है। हाँ? और जो ये लाइनें हैं इधर आडी लाइन है, इन्हें क्या बोला जाता है, रो बोला जाता है। रो या फिर दूसरा नाम इसका क्या है, पंक्ति। इसके बाद में जितने छोटे छोटे जो डब्बे बन रहे हैं, आयताकार डब्बे, इन्हें क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है। इन्हें क्या बोलते हैं अपन, सेल बोलते हैं। अब देखो आपको कैसे पता लगेगा, हर सेल का कोई ना कोई नाम होगा, उस नाम को अपन क्या बोलते हैं, एड्रेस बोलते हैं, और उसी एड्रेस को क्या बोला जाता है, रेफरेंस बोला जाता है, कि हर सेल का कोई ना कोई रेफरेंस होगा। अब देखो पहला सेल कौन सा है, ये वाला पहला सेल है। इस सेल का रेफरेंस कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे ऊपर क्या मिला आपको, ए, तो ए लिख दिया। उसके बाद में इधर क्या मिला, एक। सबसे पहले आपको कॉलम का नाम लिखना है, उसके बाद में आपको पंक्ति का नाम लिखना है ना। देखो वापस, मान लो मेरे को इस सेल का रेफरेंस निकालना है या फिर इस सेल का एड्रेस निकालना है, तो देखो इस सेल में मेरे को यहाँ पे क्या मिला, सी, और इधर आने पे क्या मिला, 3, तो इस सेल का रेफरेंस क्या हो गया, E3। इसी तरीके से आप किसी भी सेल का एक्सेल सीट में या फिर स्प्रेडशीट में आप रेफरेंस निकाल सकते हो। रेफरेंस का मतलब होता है उसका एड्रेस। अब देखो वापस सवाल, पहले सेल का रेफरेंस क्या होगा, A1 होगा। क्या होगा, A1, कंफ्यूजन नहीं होना, 1 A नहीं होगा। सबसे पहले आएगी जो आएगी, अल्फाबेट आएंगे ना, ABCD वगैरह आएंगे, और उसके बाद में क्या आएगी, संख्या आएगी आपके। अगला सवाल, निम्न में से स्प्रेडशीट का
वैलिड फंक्शन कौन सा है? वैलिड का मतलब होता है मान्य फंक्शन। कौन सा मान्य फंक्शन है, आपको ये पता करना है। स्प्रेडशीट में बहुत सारे फंक्शन अपन काम में लेते हैं, आपको ये पता बताना है कि इनमें से मान्य फंक्शन कौन सा है, सॉरी मान्य फंक्शन कौन सा नहीं है, ये मैं भूल गया था। मान्य फंक्शन कौन सा नहीं है, इनमें से 3 है वो मान्य है और 1 है वो अमान्य है। आपको ये पता करना है इनमें से अमान्य कौन सा है। तो देखो अमान्य कौन सा हो गया, सबस्ट्रेट फंक्शन। सबस्ट्रेट नाम का कोई भी स्प्रेडशीट में फंक्शन नहीं होता है, बाकी ये तीनों के तीनों फंक्शन होते हैं। जैसे सम फंक्शन का होता है योग, का मतलब क्या होता है, योग करना या फिर जोड़ना ना, इसके काम आता है ये, योग करने या फिर जोड़ने के काम आता है। दूसरा काउंट, काउंट का मतलब होता है गिनना, ये गिनने के काम आता है, गिनती, ठीक है। उसके बाद में मैक्स, मैक्स का मतलब होता है अधिकतम, मैक्स का मतलब क्या होता है, अधिकतम। उसके बाद में और देखो जितने भी फंक्शन होंगे स्टार्ट, सबसे पहले स्टार्ट कैसे होंगे, बराबर से स्टार्ट होंगे। जैसे मेरे को योग करना है, सम करना है, तो क्या लिखना पड़ेगा, बराबर, फिर क्या लिखना पड़ेगा, सम, उसके बाद में कोष्टक आएगा। अब देखो एक बार वापस पीछे की स्लाइड पे आओ, ये है ये है, मान लो बी वाले कॉलम में कुछ संख्या लिखी हुई है, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 15, यहाँ पे लिखा हुआ है 5, लिखा हुआ है यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, ठीक है। अब मेरे को इन सब का योग करना है, योग करना है तो मेरे को कौन सा फंक्शन लगाना पड़ेगा, योग करने के लिए सम फंक्शन लगाना पड़ेगा। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फंक्शन लगता कैसे है, ठीक है। देखो फंक्शन लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, बराबर लगाना पड़ेगा। फिर आपको योग चाहिए, तो योग के लिए आपके पास एक फंक्शन बना हुआ है सम, सम का मतलब क्या होता है, जोड़ना। फिर आपको कोष्टक लगाना है, कोष्टक स्टार्ट करना है। अब देखो 15 कहाँ पे बेटा है, B1 पे बेटा है, इसका रेफरेंस क्या है, इसका एड्रेस क्या है, यहाँ पे B1, B1, ये क्या है, ये क्या है B3, ये क्या है B4, ये आपको सम करना है B1 से लेकर के B5 तक, तो आप कैसे लिखोगे, B1 कोमा B2 और ऐसा लगा कि आप एंटर करोगे इन पांचों का योग आपको मिल जाएगा। इसका दूसरा तरीका ये है कि मान लो आपको कोई भी बीच में आप सेल को छोड़ नहीं रहे हो, तो आप क्या लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो B1, फिर कॉलन लगाना है, लिखते हो B5। इसका मतलब ये है कि B1 से लगा के B5 तक, इसके बीच में B2 भी आएगा, B3 भी आएगा और B4 भी आएगा, और उसके बाद में क्या आएगा B5। तो ये पांचों के पांचों इन जो सेल है इनकी वैल्यू को क्या कर देगा, ये योग कर देगा। इसमें आप मैक्स भी लगा सकते हो, क्या लगाओगे, बराबर लगाओगे, फिर क्या लगाओगे मैक्स, के बाद में आप B1 कोलन B5 लगा दो, तो इसमें आंसर क्या आएगा, इनमें सबसे बड़ा कौन है 20, तो इसका आंसर इस केस में क्या आएगा। तो इसमें कौन सा वैलिड फंक्शन नहीं है, सबसेट प्रकार का कोई भी वैलिड फंक्शन अपने पास नहीं होता है। सबसेट का मतलब होता है घटाना, सबसेट का मतलब क्या होता है, घटाना। और घटाने के लिए अपन कोई भी फंक्शन का यूज नहीं करते हैं, एक ऑपरेटर का यूज करते हैं जो इसको बोलते हैं अपन माइनस। अगला सवाल, लिब्रे कैल्क, लिब्रे कैल्क के जिस सेल में हम वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, किसमें वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, उस सेल को क्या बोला जाता है, उस सेल को क्या बोला जाता है, उस सेल को बोला जाता है एक्टिव सेल। क्या बोला जाता है, एक्टिव सेल बोला जाता है। अभी इसमें एक्टिव सेल कौन सा है, जैसे इस एक्सेल की बात करूं मैं, तो इस वाले सेल में अभी मैं कुछ ना कुछ लिख रहा हूं, जो कुछ भी लिख रहा हूं देखो यहाँ पे आ रहा है, और इस पे देखो यहाँ पे एक ग्रीन टाइप का एक बॉक्स बना रखा है ना, बॉक्स बन रखा है, तो ये कौन सा हो गया मेरे पास, अभी ये एक्टिव सेल हो गया। एक्टिव सेल का मतलब है इस सेल में अभी मैं कुछ ना कुछ कार्य कर रहा हूं, फिर इस सेल में कुछ ना कुछ मैं लिख रहा हूँ, तो क्या बोला जाता है, एक्टिव सेल बोला जाता है। तो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं उस सेल को क्या बोलते हैं अपन, एक्टिव सेल बोलते हैं। अगला सवाल, अब देखो एक होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और दूसरा होता है आपके पास लिब्रे ऑफिस। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसमें अलग तरीके से अपन सॉफ्टवेयर का अलग नाम है, जैसे MS वर्ड बोलते हैं उसको, MS पावर पॉइंट बोलते हैं, फिर MS एक्सेल बोलते हैं। और जो लिब्रे ऑफिस है उसमें वर्ड को क्या बोला जाता है, राइटर बोला जाता है। एक्सेल को क्या बोला जाता है, कैल्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैल्क बोला जाता है ना। और जो पावर पॉइंट है, प्रेजेंटेशन है, उसको क्या बोला जाता है, इंप्रेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंप्रेस बोला जाता है। देखो जितनी भी अब नई बुक्स आ रही है राजस्थान में कंप्यूटर साइंस की, उन सब में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहीं पे भी नहीं है, सब में आपको क्या मिलेगा, लिब्रे ऑफिस मिलेगा। जितने भी सॉफ्टवेयर मिलेंगे वो किसके मिलेंगे, लिब्रे ऑफिस के मिलेंगे। मान लो आपने पहले से कहीं पे माइक्रोसॉफ्ट की क्लासेस ले रखी है, फिर माइक्रोसॉफ्ट आपको आता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो 90 या फिर 95% दोनों सॉफ्टवेयर क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे अभी उसने कैल्क का बोला है और आपको कैल्क आपने नहीं पढ़ा है लेकिन आपने एक्सेल पढ़ा है, तो आप कोशिश करना कि वही लगभग आंसर होगा जो किसमें होगा, एक्सेल में होता था, वही आंसर आपको किसमें मिलेगा, कैल्क में मिलेगा। ये सॉफ्टवेयर अलग अलग है इसलिए इनका नाम अलग अलग है। अगला सवाल, प्लस माइनस गुणा भाग को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, बताओ देखिए।
प्लस माइनस गुणा भाग को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? सामूहिक रूप से इनको क्या बोलते हैं? ऑपरेटर बोला जाता है। फंक्शन अभी अपन ने पढ़े थे, फंक्शन किससे स्टार्ट होंगे? बराबर से स्टार्ट होंगे, चार्ट अलग होते हैं ना। अगला, बराबर के निशान एक्सेल वर्कशीट में किससे शुरू होते हैं? बताओ। देखिए, बराबर के निशान से अपन किसको शुरू करते हैं? फॉर्मूला को शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं? फॉर्मूला को। अगला सवाल देखो, निम्न में से चार्ट का प्रकार नहीं है। कौन सा चार्ट का प्रकार नहीं है? कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट या टाइटल चार्ट? इसका सही आंसर क्या हो गया? टाइटल चार्ट। अपन बहुत सारे चार्ट को उपयोग में लेते हैं, तो ये सारे के सारे चार्ट के प्रकार हैं। कॉलम चार्ट किस तरीके से लिखा जाता है? ये ऐसे कॉलम बनते हैं ना, ये क्या होता है आपका पास? कॉलम चार्ट। फिर होता है बार चार्ट। बार चार्ट में भी कॉलम बनते हैं, लेकिन वो ऐसे बनते हैं ना, आपके कॉलम बनते हैं। फिर होता है पाई चार्ट। पाई चार्ट ऐसा रहता है, एक वर्त की तरह रहता है। फिर अपन उसमें उसके भाग कर देते हैं। मान लो ये 25% भाग है जो इंग्लिश पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, ये मान लो आपके पास 45% भाग है जो हिंदी पढ़ते हैं। इस तरीके से अपन भाग में तोड़ देते हैं। इसको क्या बोला जाता है? पाई चार्ट बोला जाता है। अगला सवाल, चार्ट में डेटा स्तंभ, आपको ये पता करना है कि चार्ट में डेटा है वो स्तंभ रूप में दिखाई देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आपको ये पूछ रहा है कि कौन से चार्ट में अपन जो डेटा दिखता है वो स्तंभ के रूप में दिखाई देता है? एरिया चार्ट, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट और लाइन चार्ट। इससे सही आंसर क्या होगा? कॉलम चार्ट होगा। कौन सा? कॉलम चार्ट। देखो, ये कुछ चार्ट बना रखे हैं, कुछ 6 प्रकार के चार्ट बना रखे हैं। ये वाला है कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट में जो डेटा रहेगा वो ऐसे कैसे रहेगा? कॉलम के रूप में रहेगा। ठीक है। ये है पाई चार्ट। पाई चार्ट में क्या है? वर्थ होगा और फिर उसके वर्थ को अलग अलग भागों में बांटा जाएगा। उसके बाद में लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में अलग अलग बिंदुओं को जोड़ के लाइन के रूप में डेटा को रिप्रेजेंट किया जाएगा। उसके बाद में बार चार्ट, सेम ऐसे कॉलम चार्ट की तरह है, लेकिन इसमें जो रहेंगे वो कॉलम इस तरीके से रहेंगे। ये होता है एरिया चार्ट। एरिया चार्ट का ये मतलब है कि अलग अलग एरिया को बता रहा है कि इसका ये क्षेत्रफल है एक, दूसरा ये जो येलो वाला ये क्षेत्रफल है एक, ये क्षेत्रफल है ब्लू वाला। उसके बाद में कॉलम और लाइन चार्ट को आप मिक्स भी कर सकते हो। अब देखो, इस सवाल में मान लो यहाँ पे आपको कॉलम नहीं मिले और कॉलम की जगह आपको बार चार्ट मिले, तो आपको बार चार्ट पे भी क्लिक करना है, क्योंकि ये दोनों जो चार्ट होते हैं उनमें कॉलम के रूप में डेटा रहता है। देखो, ये कॉलम और बार दोनों चार्ट में किस तरीके से रहेगा? आपके पास स्तंभ के रूप में डेटा रहेगा। अगला सवाल, निम्न में से चार्ट का घटक नहीं है। निम्न में से चार्ट का घटक नहीं, कौन सा चार्ट का घटक नहीं है? आपको ये पता करना है कि इनमें से चार्ट का घटक कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं है? कॉमन। ये सारे के सारे चार्ट के घटक होंगे। चार्ट टाइटल। टाइटल का मतलब क्या होता है? शीर्षक। टाइटल का मतलब क्या होता है? शीर्षक। मान लो कोई भी आपने चार्ट बनाया है ना, मान लो ये लाइन चार्ट बनाया है, हर चार्ट को आप क्या दोगे? एक कोई ना कोई शीर्षक दोगे ना, उसका नाम दोगे चार्ट का। फिर होता है डेटा पॉइंट। इस चार्ट में बहुत सारे डेटा हैं, डेटा को अपन मिला रहे हैं लाइन के थ्रू, वो क्या हुए? डेटा पॉइंट। फिर होते हैं डेटा लेवल। डेटा लेवल का ये मतलब है कि डेटा पॉइंट के पास में कुछ ऐसी संख्याएं आपको बताता है, उनको क्या बोलते हैं? डेटा लेवल बोलते हैं। तो सही आंसर क्या हो गया? कॉलम। ये चार्ट का घटक नहीं होता है। अगला सवाल, क्लाउड कंप्यूटिंग का जनक किसे माना जाता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है आज की क्लास का, स्टार देना चाहूँगा। क्लाउड कंप्यूटिंग का जनक, क्लाउड कंप्यूटिंग का जनक किसे माना जाता है? आपको ये बताना है। चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक बोलते हैं। ठीक है। पोल बर्न, जोसेफ कार्ल रोबनेट, लिक लाइटर, और कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा सी। आपको याद रखना है इसको, है ना। लिक लाइटर। लिक लाइटर को कैसे भी करके याद रखना है। लिक लाइटर का संबंध किससे है? लिक लाइटर का संबंध है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है? सबसे पहले देखो, क्लाउड, क्लाउड को क्या बोलते हैं अपन? बादल बोलते हैं। क्लाउड को क्या बोलते हैं अपन? बादल। ये है बादल। ठीक है। उसके बाद में क्लाउड कंप्यूटिंग में ये होगा कि आपके पास यदि कोई भी डिवाइस है, तो इस डिवाइस का डेटा, मान लो आपके पास 50 फोटो है, इन 50 फोटोज को आप क्लाउड में रख सकते हो। तो क्लाउड में रखने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या चाहिए? इंटरनेट कनेक्शन। क्या चाहिए? कनेक्शन। उसके बाद में आपको एक यूजर और आईडी पासवर्ड बनेगा, उसके माध्यम से आप अपनी फोन की 50 फोटोज को यहाँ पे रख सकते हो। इसका फायदा ये है, इन जो भी फोटो आपने क्लाउड पे रखी है, इन 50 फोटोज को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। मतलब आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हो। मान लो आपके पास फोन खो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपने दूसरा फोन किया और दूसरी जगह से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो अपनी यूजर नेम और आईडी के माध्यम से, है ना। तो जितनी भी आजकल जो पेन ड्राइव का टाइम गया ना, जैसे पहले के समय में शादी की फोटोज लाते थे अपन, किससे लाते थे? पेन ड्राइव से लाते थे ना। और पेन ड्राइव यदि अपने पास है, दूसरे को देना है, तो अपन को पेन ड्राइव देना पड़ता था। लेकिन आजकल यदि आपने सारी की सारी फोटोज क्लाउड पे डाल दिए, तो क्लाउड के माध्यम से आप क्या कर सकते हो? उसको एक्सेस कर सकते हो और कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो ना। देखो, ये जो क्लाउड होता है ना, ये एक तरह का क्या होता है? सर्वर होता है ना। और सर्वर को क्या बोलते हैं अपन? सर्वर का मतलब एक शक्तिशाली कंप्यूटर होगा, एक तरह का क्या होगा? ये कंप्यूटर होगा। और ऐसे कंप्यूटर दुनिया में अलग अलग जगह पे रहते हैं आपको, तो आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हो। क्लाउड कंप्यूटिंग, ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का जनक किसे माना जाता है।
अगला सवाल, निम्न में से कौन सा एक क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है? आपको ये बताना है निम्न में से कौन सा एक क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है। कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है? सही आंसर इसका हो गया गूगल ड्राइव। क्या हो गया? गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव यदि आप यूज गूगल का एक सॉफ्टवेयर है, इसमें आप क्या कर सकते हो, आपके पास मान लो कुछ ज़्यादा फोटोज हैं या फिर वीडियो हैं, उनको आप गूगल ड्राइव पे डाल सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, कुछ आपको मेमोरी देता है, उस मेमोरी तक आप इसका यूज कर सकते हो। आपको सवाल ये है, आपको कमेंट में करना है कि गूगल ड्राइव में आप फ्री में कितना डेटा स्टोर कर सकते हो ना। फ्री में आप कितना एमबी या फिर कितनी जीबी तक आप इसमें डेटा डाल सकते हो। एक लिमिट के बाद आपको चार्ज करना पड़ेगा, लेकिन आपको ये बताना है कि फ्री में कितना डेटा डाल सकते हो। अगला सवाल, अब देखो ये तीन तरह के आपकी बुक में दे रखे हैं क्लाउड है ना। एक होता है वन ड्राइव, ये माइक्रोसॉफ्ट का है वन ड्राइव। दूसरा होता है गूगल ड्राइव, ये गूगल का है। फिर एक है ड्रॉप बॉक्स। ये तीनों प्रकार के क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग है। आपको याद रखना है क्लाउड कंप्यूटिंग के एग्जाम्पल। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा एक क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा एक क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण नहीं है? गूगल ड्राइव बिल्कुल है, वन ड्राइव भी है, गूगल मैप भी है और प्रिंटर इसका आंसर नहीं है। जो गूगल मैप होता है वो भी किसका है, क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है। जैसे गूगल मैप को आप लोग यूज में करते हो ना, जैसे नई शहर जाते हो या फिर आपको जैसे मान लो आपकी जयपुर में सेंटर आ गया, तो फिर आपको स्कूल ढूंढने के लिए आप उसको मैप में डालते हो ना, तो मैप में आपको रास्ता बताता है, वो एक तरह का क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जाम्पल है। अगला सवाल, किसी संगठन की विशेष विभिन्न शाखाओं के बीच संसाधनों को क्लाउड में केंद्रीकृत किया जाता है। कोई एक संगठन है, किसी संगठन का मतलब है कि एक संगठन की बात कर रहा है, एक संगठन है, उसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, है ना। संसाधनों को क्लाउड में केंद्रीकृत किया जाता है, इन सबको एक क्लाउड बनाना पड़ेगा। तो किस तरह का क्लाउड होगा, उससे पहले ये देखो क्लाउड कितने प्रकार के होते हैं। क्लाउड कितने प्रकार के होते हैं आपके पास? आपकी बुक में क्लाउड 4 प्रकार के दे रखे हैं। क्लाउड कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला होता है सार्वजनिक क्लाउड। सार्वजनिक क्लाउड जैसे आपके पास हो गया गूगल ड्राइव। सार्वजनिक क्लाउड का ये मतलब है कि कोई भी आम लोग या फिर आम जनता उसको इस्तेमाल कर सकती है और उस पर अपने डेटा को सेव कर सकती है, उसे बोला जाता है सार्वजनिक क्लाउड। दूसरा है निजी क्लाउड। निजी क्लाउड का ये मतलब हो गया जैसे कंपनियां रहती है, जैसे फेसबुक है या फिर इंस्टाग्राम है या फिर यूट्यूब है, ये लोग क्या करते हैं, ये खुद की एक कंपनी है, तो ये अपना अलग से एक क्लाउड खरीद लेते हैं और उस क्लाउड में सारे के सारे डेटा को उस क्लाउड में रखते हैं। तो ऐसे क्लाउड को क्या बोलते हैं, निजी क्लाउड। ये उसी कंपनी का क्लाउड रहेगा, अपन लोग उसमें डेटा नहीं रख सकते हैं। की खास बात ये रहती है कि इसमें गोपनीयता ज्यादा रहती है ना, विश्वसनीयता ज्यादा रहती है। उसके बाद में तीसरा पार्ट है इसका हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब है ये सार्वजनिक और निजी दोनों का मिक्स होता है। सार्वजनिक प्लस निजी दोनों का क्या होता है, मिक्स होता है। उसके बाद में सामुदायिक। सामुदायिक सामुदायिक का मतलब ये है कि जैसे कोई डिपार्टमेंट, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपना एक अलग से क्लाउड बना लिया है, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के जितने भी डेटा रहेंगे उन सबको अपन ने एक क्लाउड पे डाल रहे हैं, उनको क्या बोला जाता है, सामुदायिक क्लाउड बोला जाता है। जैसे शिक्षा विभाग ने अपना एक क्लाउड बना रखा है हमें, ऐसा हो सकता है कि स्वास्थ्य विभाग ने अपना एक अलग से क्लाउड बना रखा है, उनको क्या बोलते हैं, सामुदायिक क्लाउड बोलते हैं। अब इस सवाल पे देखो, किसी एक संगठन के विभिन्न शाखाओं के बीच संसाधनों को कौन से क्लाउड में केंद्रित किया जाता है? तो इसका क्या आंसर होगा, प्राइवेट क्लाउड। तो किस प्रकार का क्लाउड होगा, प्राइवेट क्लाउड होगा। अगला सवाल, वायरस शब्द में वी अक्षर क्या दर्शाता है? वायरस शब्द में वी अक्षर क्या दर्शाता है, बताओ देखिए किस किस का ये आंसर सही है, मेरे को कमेंट में बताना। अब देखो ये वायरस शब्द के अर्थ है ना, वी। वी का मतलब होता है वाइटल, और वाइटल का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण। उसके बाद में आई, आई का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, मतलब सूचना। आर का मतलब होता है रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, संसाधन। यू, यू का मतलब होता है अंडर, अंडर का मतलब के नीचे या फिर गिरे हुए। और एस का मतलब होता है सीज, सीज का मतलब होता है घेराबंदी या संकट। अब देखो ये वायरस का मतलब क्या होता है कि आपकी जो महत्वपूर्ण सूचना और संसाधन, महत्वपूर्ण सूचना और संसाधन गिरे हुए हैं, किसमें, संकट में है, संकट में गिरे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी जो महत्वपूर्ण सूचना है और संसाधन है वो संकट में गिरे हुए हैं। क्या है, संकट में का मतलब होता है, वायरस का ये मतलब होता है। आपको जितने भी है पांचों के पांचों अक्षरों के मतलब आपको याद रखने हैं। जैसे इसमें वी पे सवाल आया, हो सकता है इनमें से किसी और पे सवाल आ जाए, तो आपके पांचों के पांचों को मतलब आपको याद रखना है कि वी का मतलब होता है वाइटल, आई का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, आर का मतलब होता है रिसोर्स, यू का मतलब अंडर और एस का मतलब क्या होता है, सीज। ये आपकी बुक का सवाल है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो सकता है? आपको ये पता करना है कि कौन है जो कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो सकता है।
देखो कीबोर्ड, माउस, ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रिंटर, आंसर होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि कीबोर्ड और माउस किस तरह की डिवाइसेज हैं। पहली चीज, ये हार्डवेयर है। क्या है? हार्डवेयर है। इनपुट है या आउटपुट है? ये एक तरह की इनपुट डिवाइसेज है। दूसरा प्रिंटर, प्रिंटर भी किस तरह की है? हार्डवेयर है पहली चीज, और एक तरह की इनपुट है आउटपुट, और एक तरह की आउटपुट, याद रखना है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से कंप्यूटर को वायरस से संक्रमित किया जा सकता है? किसके माध्यम से कंप्यूटर को वायरस से संक्रमित किया जा सकता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है किसके माध्यम से संक्रमित किया जा सकता है। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। पहला है पेनड्राइव, बिल्कुल पेनड्राइव से संक्रमित कर सकते हैं, ईमेल से और इंटरनेट से। देखो मान लो आपके पास पेनड्राइव है और आप उस पेनड्राइव में कुछ भी डेटा ले रहे हो किसी के भी अनजान के कंप्यूटर से, या फिर जो कंप्यूटर की जो शॉप्स रहती है उसमें जो लोग काम करते हैं वहां से आप डेटा ले रहे हो, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि उन लोगों के कंप्यूटर में वायरस पाया जाता है ना। यदि आपने अपना पेनड्राइव उसके कंप्यूटर में यूज किया है तो बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं कि आपके कंप्यूटर में भी वो वायरस आ सकता है। आपके पेनड्राइव में वायरस आएगा और आपके पेनड्राइव में वायरस आने के बाद आपके कंप्यूटर में फैल सकता है। दूसरा, आपके ईमेल के थ्रू आपके पास वायरस आ सकता है। दूसरा, इंटरनेट के थ्रू भी आपके पास वायरस आ सकता है। आपको याद रखना है कि वायरस आने के ये तीनों के तीनों क्या है, तरीके हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के हैंग होने के हैंग होने की क्या कारण है? बताओ। देखिए कंप्यूटर का हैंग हैंग होने का क्या मतलब होता है? ये नहीं बोलते क्या बहुत सारे लोग बात की कोई लोग पी के हैंग हो गया ना। हैंग होने का क्या मतलब है? जाम हो जाना ना, वो किसी तरीके से काम करने में समर्थ नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं? हैंग। आपकी स्क्रीन है वो एक तरीके से रुक जाएगी। जैसे आपका फोन भी बहुत बार हैंग होता होगा, मान लो उसकी मेमोरी बहुत ज्यादा फुल हो गई है, फिर हैंग हो जाता ना। कोई ऐप है वो चलती नहीं है, फिर चलते चलते रुक जाती है, कोई भी ऑप्शन उसमें काम नहीं करते, उसको क्या बोलते हैं? हैंग होना। उसके क्या कारण है हैंग होने के? तो वो वायरस के प्रभाव के कारण हैंग हो जाता है ना। देखो एंटीवायरस के डाउनलोड की करनी बिल्कुल नहीं। एंटीवायरस क्या काम करता है? ये वायरस के खिलाफ लड़ता है ना, ये आपको एक तरीके से सुरक्षा प्रदान करता है, तो इसका हैंग होने से कोई मतलब नहीं है। अगला है, कंप्यूटर को ज्यादा चलाना बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। कंप्यूटर को जो प्राइवेट कंपनीज रहती है उनमें 2-2 महीने तक कंप्यूटर को लगातार चलाया जाता है, उसको शट डाउन या फिर बंद भी नहीं किया जाता, ये भी कारण नहीं है। कंप्यूटर को सीधा बंद करना ये भी कारण नहीं है। सही आंसर क्या हो गया? वायरस का प्रभाव। अगला सवाल, साइबर सुरक्षा किससे संबंधित है? साइबर सुरक्षा है वो किससे संबंधित है? डेटा की सुरक्षा से, नेटवर्क की सुरक्षा से, कंप्यूटर की सुरक्षा से? बिल्कुल सभी, तो सभी। देखो ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है। पहला डेटा की सुरक्षा, कंप्यूटर के अंदर क्या रहेगा? मेरे पास डेटा रहेगा, इस डेटा को भी सुरक्षित रखना है। उसके बाद तीसरे ऑप्शन पे कंप्यूटर की सुरक्षा, इस कंप्यूटर को भी मेरे को क्या रखना है? सुरक्षित रखना है। फिर नेटवर्क, ये कंप्यूटर किसी ना किसी नेटवर्क का भाग होगा, नेटवर्क को भी सुरक्षित रखना है। तो साइबर सुरक्षा में तीनों आते हैं। आपके पास डेटा भी आएगा जो कंप्यूटर के अंदर है, आपका कंप्यूटर भी आएगा, और उसके बाद में नेटवर्क भी आएगा, उस नेटवर्क जो जिसके अंदर आपका कंप्यूटर बैठा है। तो साइबर सुरक्षा में ये तीनों के तीनों आते हैं। अगला सवाल, साइबर सुरक्षा का मुख्य कार्य क्या है? आपको ये बताना है कि साइबर सुरक्षा का मुख्य कार्य क्या है। पहला, डेटा की अखंडता, डेटा की गोपनीयता, डेटा की उपलब्धता और उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका आंसर? उपरोक्त सभी। डेटा की अखंडता का मतलब है आपके पास जो भी डेटा मिले वो आपको पूर्ण मिले ना, तो उसमें किसी भी तरीके से छेड़छाड़ नहीं हो। दूसरा है गोपनीयता, कि मतलब आपके डेटा को गोपनीय रखा जाए। मान लो गोपनीय का ये मतलब है कि मान लो कोई भी एक डेटा है वो 5 जनों को जाना चाहिए, तो उन्हीं 5 जनों को वो डेटा जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इन्हीं दूसरे 5 जनों को डेटा पहुंच गया, तो उससे क्या हो जाती है? उसकी गोपनीयता भंग हो जाती है। फिर उपलब्धता, उपलब्धता का मतलब है कि जब चाहो आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, या फिर उसको मैनेज कर सकते हो। साइबर सुरक्षा के ये तीनों के तीनों कार्य हैं। अगला सवाल, बाहर के हमले से निजी नेटवर्क की रक्षा, बाहर के हमले से निजी नेटवर्क की रक्षा के लिए कौन सा काम में लिया जाता है? इनमें से कौन सा है जो बाहर के हमले को, निजी नेटवर्क की सुरक्षा करता है बाहर के हमले से? देखो पहले है दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या करता है? ये वायरस के खिलाफ लड़, ये क्या करता है? वायरस से, और वायरस से लड़ेगा तो किसके अंदर लड़ेगा? ये कंप्यूटर के अंदर होता है ना, ये कंप्यूटर के अंदर होता है ना, इसका नेटवर्क से कोई संबंध नहीं है। उसके बाद में देखो फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग का मतलब होता है मिटाना। फॉर्मेटिंग का क्या मतलब होता है? मिटाना या फिर हटाना। जैसे आप लोगों ने नहीं देखा होगा क्या, आप लोग फोन को फॉर्मेट कर रहे हो, फोन को फॉर्मेट कर रहे हो, इसका ये मतलब है कि फोन के जितने भी डेटा है उन सबको डिलीट कर रहे हो। उस तरीके उससे क्या हो जाएगा? फोन फॉर्मेट हो जाएगा ना। जितनी भी सेटिंग है वो आपकी सेटिंग पुरानी वाली सेटिंग हो जाएगी, जो आपको शुरू में मिली थी फोन में, वो सेटिंग हो जाएगी। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है मिटाना है, हटाना, जो भी डेटा है उसको हटाना। एडिटिंग, एडिटिंग का मतलब होता है बदलाव करना। जो लोग बाग एडिटिंग करते हैं, एडिटिंग का मतलब है जैसे आप MS वर्ड चला रहे हो तो उसमें एडिटिंग कर रहे हो, मतलब आप वर्ड
में कुछ ना कुछ छेड़छाड़ कर रहे हो, या तो वर्ड की फ़ॉन्ट चेंज कर रहे हो या फिर उसका कलर चेंज कर रहे हो, उसे क्या बोला जाता है? एडिटिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फायरवॉल। क्या आ जाएगा? फायरवॉल। क्या करता है? निजी नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान करता है। ये देखो फायरवॉल है। देखो फायर का मतलब क्या होता है? आग। और वॉल का मतलब क्या होता है? दीवार। मतलब आग की दीवार। देखो ये आग की दीवार है, ये पब्लिक नेटवर्क है, ये बाहर का नेटवर्क है ना, ये बाहर का नेटवर्क है, और ये आपका नेटवर्क है, इंटरनल नेटवर्क है ना, जिसमें आपका कंप्यूटर है, आपका नेटवर्क है। अब देखो बाहर के नेटवर्क से जो भी गलत लोग आएंगे, तो ये आग की दीवार से टकराएंगे और राख राख हो जाएंगे ना। तो ये फायरवॉल क्या करता है? आपको नेटवर्क की सुरक्षा देता है। ये आपको याद रखना है कि फायरवॉल क्या करता है? एक सुरक्षा प्रणाली है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अटैक, निम्नलिखित का एक अटैक है जिसमें उपयोगकर्ता की ईमेल आईडी की अवांछित मात्रा होती है? अवांछित मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में होना। कौन सा अटैक है? इन चारों में से बताओ। देंगे देखो, एक होता है स्पेमिंग। स्पेमिंग का मतलब है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्पेमिंग। स्पेमिंग का मतलब है आपको बहुत ज्यादा मेल आ रहे हैं। क्या है? बहुत ज्यादा ईमेल आ रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा ईमेल मिल रहे हैं। वो विज्ञापन के भी हो सकते हैं या फिर फ्रॉड के भी हो सकते हैं, बहुत सारे ईमेल मिल रहे हैं, उसे क्या बोला जाता है? स्पेमिंग बोला जाता है। अब देखो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे लिख रखा है स्पूफिंग। स्पूफिंग का मतलब क्या होता है? स्पूफिंग का मतलब होता है कि जो ईमेल भेजने वाला है ना, ईमेल भेजने वाला अपनी असली पहचान छुपाता है, पहचान पाता है। ये आपको याद रखना है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एक है स्पूफिंग। स्पूफिंग में ये होगा कि जो भी आदमी आपको मेल भेज रहा है वो आप अपनी असली पहचान छुपा देगा ना, किसी और नाम से वो आपको ईमेल करेगा और आपको मतलब एक जालसाजी होती है इसमें। जालसाजी का मतलब आपको मतलब धोखा दिया जाएगा कि वो ऐसा प्रतीत होगा कि वही आदमी है, लेकिन वो नहीं होता है, एक्चुअल आदमी कुछ और होता है। और दूसरा होता है स्पैमिंग। स्पैमिंग में क्या होता है कि आपके पास बहुत ज्यादा ईमेल्स आएंगे, उन्हें क्या बोला जाता है? स्पैमिंग बोला जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर सुरक्षा का प्रतिकूल प्रभाव है? दो तरह के प्रभाव होते हैं ना, अनुकूल, अनुकूल जो अपने लिए अच्छे हों, प्रतिकूल जो अपने लिए अच्छे नहीं हों। बताओ देखिए इनमें से कौन सा है साइबर सुरक्षा का प्रतिकूल प्रभाव? डेटा की सुरक्षा, ये तो अनुकूल प्रभाव है, अपन चाहते हैं कि साइबर सुरक्षा से अपना डेटा क्या सुरक्षित रहे। निरंतरता, कंटिन्यूटी, ये भी अपन चाहते हैं निरंतर हो। दुरुस्त कार्य सुरक्षा, ये भी अपने लिए अच्छा है। प्रतिकूल प्रभाव इसका उच्च लागत, इसके पैसे हैं तो थोड़े ज्यादा लगते हैं, ये इसका प्रतिकूल प्रभाव है। अगला सवाल, ईमेल का क्या उपयोग है? बताओ देखिए ईमेल का क्या उपयोग है, आपको ये बताना है कि ईमेल का क्या उपयोग है। ईमेल का उपयोग है संचार के लिए। किसके लिए? संचार के लिए। यदि आपको डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना है या फिर डेटा का आदान प्रदान करना है, तो आप किसका उपयोग करोगे? ईमेल का। चलो, पहला पॉइंट, ईमेल किसने बनाया था? बताओ देखिए, रे टोमलिंसन ने बनाया। किसने बनाया था? रे टोमलिंसन ने ईमेल का आविष्कार किया था। दूसरी चीज, ईमेल भेजने के लिए आप कौन से प्रोटोकॉल को यूज में लोगे? SMTP प्रोटोकॉल। तीसरा पॉइंट, ईमेल को प्राप्त करने के लिए आप कौन से प्रोटोकॉल को यूज में लोगे? POP3। दूसरा है IM। चलो ये ईमेल के साथ में, और ईमेल की फुल फॉर्म क्या है? ईमेल की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल, है इलेक्ट्रॉनिक। ये तीन चार पॉइंट आपको इसके साथ में याद रखना। अगला सवाल बताओ देखिए, abcd12@gmail.com एड्रेस में यूजर का नाम क्या होगा? ये आपको बताना है कि इसमें यूजर का नाम क्या होगा। देखो यहाँ पे आपको @ दिख रहा है हर ईमेल आईडी में। सॉरी, क्या पूछा गया? इसमें यूजर का नाम पूछा गया कि इसमें यूजर का नाम कौन सा है, आपको ये बताना है। तो इसमें यूजर का नाम कौन सा है? ये वाला। अब देखो हर ईमेल आईडी में क्या होगा, एक तो आपको मिलेगा। से जो पहले की चीज है, से जो पहले की चीज है, इसे बोला जाता है यूजर का नाम। ठीक है, बोलते हैं यूजर। और के बाद वाली चीज को बोला जाता है डोमेन का नाम। क्या बोला जाता है? डोमेन। का काम क्या हो गया? डोमेन के नाम को और यूजर के नाम को ये जोड़ के रखता है। इनमें से ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद में देखो आपको ये पूछा इसमें डोमेन नेम कौन सा है? बताओ देखें, ये तो आंसर है, आसान है। इसमें डोमेन नेम कौन सा है? डोमेन नेम कौन सा हो गया? डोमेन नेम सी होगा या डी? सही आंसर होगा इसका सी। अब देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं ना,
ये लिखा हुआ है ABC 12, सही है ना। और अब देखो, इसको बोलते हैं यूजर का नाम, ठीक है, क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं डोमेन का नाम। अब देखो, जो यूजर का नाम रहेगा उसकी कुछ खास बात है, इसमें कभी एक तो खाली जगह नहीं आएगी, कभी भी आपको खाली जगह नहीं मिलेगी कि यूजर के नाम में आपने ABCD और 12 के बीच खाली जगह छोड़ दी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा, जो स्पेशल सिंबल होते हैं, जैसे आप कोमा नहीं लगा सकते, है ना, ये कोलन नहीं लगा सकते, आप पोस्टर वगैरह कुछ भी नहीं लगा सकते, मतलब जितने भी स्पेशल कैरेक्टर उनका आप उनको यूज में नहीं ले सकते, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट चीज, इसमें अधिकतम कितने अक्षर हो सकते हैं, इसमें अधिकतम कितने अक्षर होंगे, 64 अक्षर हो सकते हैं। आपको ये बताना है कि डोमेन नेम में अधिकतम कितने अक्षर हो सकते हैं, डोमेन नेम में अधिकतम कितने अक्षर होंगे, 254। ये चीज इंपॉर्टेंट है ना, कि जो यूजर नेम होंगे उसमें अधिकतम अक्षर कितने हो सकते हैं, 64, और डोमेन नेम में अधिकतम अक्षर कितने हो सकते हैं, 254। ये आपको याद रखना है। अगला सवाल, जिसको ईमेल भेजना है जिसको ईमेल भेजना है, उसका ईमेल एड्रेस कहां पे लिखा जाता है, उसका ईमेल एड्रेस कहां पे लिखा जाता है, टू पे लिखा जाता है। जैसे आप हाँ, एक मेरे को ये बताओ, ईमेल भेजने के लिए अपन को कौन से ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सवाल पहले बता रखा है कि आपने ईमेल खोला है, जीमेल खोला है, उसमें आपको कौन से ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा ताकि आप ईमेल भेज सको, ये आपको कमेंट में करना। जैसे ही आप ईमेल खोलोगे तो आपको ऐसी कुछ विंडो खुलेगी ना, देखो यहाँ पे सबसे पहले टू लिखा जाएगा, उसमें किसका एड्रेस रहेगा, जिसको आपको ईमेल भेजना है। उसके बाद में CC रहेगा और BCC रहेगा। आपकी इच्छा है, इसमें कुछ एड्रेस लिखो तो लिख सकते हो, नहीं लिखो तो भी लिख सकते हो, दोनों में, ये आपके लिए कंपलसरी नहीं है ना, आपकी इच्छा है। उसके बाद में ये बॉडी रहेगी, यहाँ पे आपको ईमेल लिखना होता है। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, और BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बताओ, देखिए CC और BCC में फर्क क्या होता है। जैसे आप ए को मान लो, यहाँ पे ए आदमी है, को मेल भेजना चाहता हूँ, लेकिन मैंने CC में B और C को रख दिया, इसका क्या मतलब हुआ कि B और C को भी वो मेल जाएगा, और B और C को भी ये पता चलेगा कि ये मेल A को भेजा गया है। और सेम ऐसा होगा, A को पता चलेगा कि उसको मेल तो आया है, लेकिन साथ साथ में किसको, B और C को भी मेल आया है। मान लो आपने यहाँ पे BCC में आपने X और Y को रख दिया, इसका क्या मतलब है, ना तो XY को पता चलेगा, X और Y को पता चलेगा कि ये मेल बाकी किन लोगों को आया है, और ना ही A को पता चलेगा कि ये मेल X और Y को आया है या नहीं आया है। अगला सवाल, ईमेल से प्राप्त हुए संदेश, ईमेल से प्राप्त हुए संदेश कहां पर देखे जा सकते हैं, कहां पे देखे जा सकते हैं, इनबॉक्स में देखे जा सकते हैं। कहां पे, इनबॉक्स में। सेंड मेल में क्या मिलेगा आपको, भेजे हुए संदेश मिलेंगे ना, जो भी भेजे हुए संदेश हैं वो आपको कहां मिलेंगे, सेंड बॉक्स में मिलेंगे। उसके बाद में है चार्ट, चार्ट का कोई मतलब है, स्पैम, स्पैम का मतलब होता है जंक ईमेल। जितने भी जंक ईमेल है, जंक ईमेल का मतलब होता है फालतू की ईमेल है ना, विज्ञापन के ईमेल आ रहे हैं ना, कि ये खरीद लो, अमेजन के आ रहे हैं, या फिर बहुत सारी कंपनियों के आ रहे हैं, ये खरीद लो, हम बहुत सस्ता ऑफर दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, वो सब किस में आएंगे, स्पैम में आएंगे। अगला सवाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या अर्थ है। आपको ये बताना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या अर्थ है। इसका मतलब होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, का मतलब क्या होता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। उसके बारे में देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अपन ने कल भी सवाल देखे थे। पहला सवाल जो आपको कमेंट में लिखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द किसने दिया था, ये शब्द किसने दिया था, ये आपको बताना है। कल अपन ने ये देखा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहली, जिसे कौन सी बोलते हैं अपन, नेरो AI। जो दूसरा है वो है सामान्य AI। जो तीसरी है उसे क्या बोला जाता है, सुपर AI। नेरो AI का काम क्या है कि एक ही प्रकार के ये काम करने में सक्षम होते हैं। सामान्य AI जो मनुष्य की तरह, जो इंसानों की तरह काम कर सकती है। सुपर AI जो कि मनुष्य से ज्यादा दक्ष और ज्यादा सक्षम होंगे। तो आपको कमेंट लाइन में ये बताना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द किसने दिया था। अगला सवाल, सड़क मार्ग पर यातायात नियंत्रण करना, यातायात नियंत्रण करना कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कौन से क्षेत्र में आता है। ये अच्छे छोटे छोटे सवाल है ना, ये परिवहन के क्षेत्र में आता है, ये बच्चों के सवाल हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगला सवाल, किसी व्यक्ति की पहचान के लिए कौन सी मशीन का उपयोग नहीं किया जाता है, कौन सी मशीन का उपयोग नहीं किया जाता है। फिंगरप्रिंट, इसका उपयोग किया जाता है। आंखों की पहचान भी की जाती है ना, पुतलियों की पहचान करते हैं ना अपन, और चेहरे की पहचान ये भी की जाती है। तो कपड़ों की पहचान नहीं की जाती है ना। ये कुछ छोटे छोटे आसान आसान सवाल हैं, आपकी बुक में दे रखे थे तो मैंने लिख दिए। अगला सवाल, विद्यार्थी किस तकनीक का उपयोग करके अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रट के भी कर सकता है क्या, खेल के कर सकता है, देख के कर सकता है, इसका सही आंसर क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अगला सवाल,
देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारी तकनीक का उपयोग करती है ना। ये जैसे काम करता है तो उसमें बहुत सारी तकनीक का इस्तेमाल करता है। कौन कौन सी तकनीक है? एक तो है मशीन लर्निंग, आपकी बुक में दे रखी है 4 तकनीक। एक कौन सी है? मशीन लर्निंग। दूसरी है एनएलपी। एनएलपी की फुल फॉर्म है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मतलब प्राकृतिक भाषा संस्करण। एनएलपी का ये मतलब होता है, जैसे आजकल आपको यूट्यूब पे कोई वीडियो डालना है ना, या फिर वीडियो सर्च करना है, तो आप उसमें जो आइकन रहता है ऐसा ना, वॉइस का आइकन रहता है ना ऐसा, उस पे आप जैसे ही आप बोलोगे ना, आप जो चीज भी बोल रहे हो वो उसको सेंटेंस में बदल देता है, वाक्य में बदल देता है कि आपने ये बोला है, और उसको फिर वो सर्च कर जाता है। तो वो एक प्रकार का क्या है? एनएलपी है, जो आपकी अपनी प्राकृतिक भाषाएं हैं उनको वो समझने लगा है, एनएलपी बोलते हैं। फिर एक होता है डीप लर्निंग और एक होता है कंप्यूटर विजन। ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किन किन तकनीकों का उपयोग किया जाता है। मशीन लर्निंग, एनएलपी, डीप लर्निंग और कंप्यूटर विजन। अगला सवाल, डिजिटल फुटप्रिंट क्या है? तो ये बताना है कि डिजिटल फुटप्रिंट क्या है। ये आजकल टर्म बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। डिजिटल फुटप्रिंट क्या है? इंटरनेट पर छोड़ा गया उपयोग का रिकॉर्ड। अब देखो, फुटप्रिंट का मतलब होता है पैर के निशान, है ना, का मतलब होता है पैर के निशान। जैसे आप लोग अखबार में नहीं सुनते क्या, हाँ, कि कहीं पे जैसे बाघ आ गया या फिर टाइगर आ गया या फिर तेंदुआ वगैरह आ गया, तो उसके पैरों के निशान देखे जाते हैं कि वो किस दिशा में गया है, उसको पकड़ने के लिए ना। जो भी रेस्क्यू टीम आती है, पकड़ने वाली टीम आती है, वो क्या करती है कि उसके पैरों के निशान देखती है, उसके पैरों के निशान के पीछे पीछे वो चलने लग जाते हैं, ताकि उनको पता लग जाए कि वो इस दिशा में गया है, फिर इस क्षेत्र में गया है। उसी तरीके से जो भी आप, जैसे आपने इंटरनेट पे आज पूरे दिन में कौन कौन सी वेबसाइट खोली, या फिर आपने इंस्टाग्राम पे कौन किस किस की चैट देखी, किस किस को चैट की, है ना, किस किस को सर्च किया, फेसबुक पे आपने किस किस को सर्च किया, ये सारा का सारा रिकॉर्ड कहीं ना कहीं आपका सेव हो रहा है। तो क्या बोलता है डिजिटल फुटप्रिंट, मतलब पूरे दिन में आप फोन में क्या क्या करते हो, क्या क्या सर्च करते हो, उन सब को क्या बोला जाता है? डिजिटल फुटप्रिंट बोला जाता है। अगला सवाल, बोटनेट क्या है? बताओ। देखें, बोटनेट ये नई चीज सुनी होगी आपने, लेकिन आपकी बुक में एक जगह दे रखा था। बोटनेट, बोटनेट क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, संक्रमित कंप्यूटरों का नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम या फायरवॉल? इसका आंसर होगा संक्रमित कंप्यूटर का नेटवर्क। बहुत सारे कंप्यूटर जिनमें वायरस आ गए या फिर वायरस से संक्रमण है, उन्हें क्या बोला जाता है? बोटनेट बोला जाता है। लास्ट स्लाइड है। ओके। तो आज की क्लास में इतना ही। अब अपनी एक क्लास बची है, क्लास 12, तो आपको क्लास कल मिल जाएगी। उसके बाद में देखो, मैराथन पे लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। तो जो मैंने प्लान किया वो ये है कि जितने भी क्वेश्चन अब आपको क्वेश्चन थे वो मतलब क्लास वाइज मिल रहे थे, अब सारे के सारे क्वेश्चन मैं एक जगह ले आऊंगा। वो सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे, मतलब टॉपिक वाइज मिलेंगे। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सारे क्वेश्चन आपको एक जगह पे मिलेंगे, इंटरनेट के सारे क्वेश्चन आपको एक जगह पे मिलेंगे, सिक्योरिटी सुरक्षा के सारे सवाल आपको एक जगह मिलेंगे। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि अगली जो क्लास रहेगी, जो मैराथन रखेंगे, कम से कम 3-4 घंटे की होगी। हाँ, तो वो ऐसे रखेंगे। दूसरी चीज, इसमें एक समस्या ये है कि मैराथन को लाइव रखें या फिर रिकॉर्डेड रखें। क्योंकि लाइव का ऐसा है कि लाइव रखने पे आप लोगों का ज़्यादा टाइम लगेगा ना, और रिकॉर्डेड में ऐसा है कि यदि आप उसको 1.5 पे या फिर 2 पे करके भी देख सकते हो, लेकिन फिर भी आप लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। तो आप अपनी अपनी राय देना उस पर कि मेरे को रिकॉर्डेड रखनी चाहिए फिर लाइव रखनी चाहिए। उसके बाद में एक चीज, एक मैराथन और प्लान कर रहा हूँ मैं, वो ये कि जितने भी आपके पुराने सवाल आए हैं पिछले 4-5 सालों में कंप्यूटर के, जितने भी बाकी दूसरी एग्जामों में सवाल आए हैं, वो सवाल भी आपको यहाँ पे कवर करा दिए जाएंगे। जैसे जो राजस्थान के तो हैं ही, बाकी इसके अलावा दिल्ली पुलिस में कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा अच्छा वेटेज रहता है, तो वहाँ के सवाल भी मैं आपको दे दूंगा। वो भी एक मैराथन की रखेंगे, 3-4 घंटे की जितनी भी रहेगी, या फिर छोटे छोटे भागों में, उसको 2 भागों में तोड़ के रखेंगे। यदि आपको लग रहा है कि वीडियो अच्छा बन रहा है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ों लोगों को जोड़ें। धन्यवाद।